बेटा, अगर आपको अभी तक साल गुजर गए ये नहीं पता मतलब क्या करते। पूछो अपने क्लास वालों से। वो मैंने लिंक भी सेंड किए हैं, मैं उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, आप लोग नहीं जाते, देखते नहीं हो? उसको प्लीज देखो। आशिक हुसैन, वो एनाटमी फॉर सीरियस एनाटमी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, आगे हुसैन लिखा हुआ है। अच्छा ओके जी। सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा, एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस क्या होता है? एनास्टोमोसिस हमारे पास दो किस्म के एनास्टोमोसिस है बेसिकली। एक होता है जिसको आप कहते हो, अ, एक मिनट में इसको, ये आपको, अच्छा जी, एक एनास्टोमोसिस जो है वो तो आपके पास ये है कि उसकी डेफिनेशन ये है, एनाटॉमिकल एनास्टोमोसिस है, और एक क्लिनिकल डेफिनेशन है इसकी। एनाटॉमिकल ये है कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू वेसल्स बाय कोलैटरल चैनल्स। अच्छा जी, अब ये बात मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। और दूसरी क्या है, क्लिनिकल डेफिनेशन जो है उसकी, कम्युनिकेशन क्रिएटेड बाय सर्जिकल, ट्रॉमेटिक और पैथोलॉजिकल मींस बिटवीन टू नॉर्मल जो है वो डिस्टिंक्ट स्पेसेस और ऑर्गन्स। अच्छा, अब ये आपको इसमें डायग्राम में ये नजर आ रही होगी। जो है, इसको कहते हैं, ये स्कैपुला बोन है, और उसके इर्द गिर्द नेटवर्क का ब्लड वेसल्स का, ये मेन आर्टरी जा रही है। ठीक है, ये देखो जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, ये मेन आर्टरी जा रही है, और आगे से ये आर्टरी ब्लैक कलर का, इसमें क्लॉट आ गई, ये बंद हो गई है। तो अब आगे ब्लड तो आगे नहीं जा सकेगा, ब्लड फिर क्या करेगा, डाइवर्ट हो जाएगा, अपना रूट चेंज कर लेगा। वो ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और जो है डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, इनसे होता है। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, इस डायग्राम में आपने इन वेसल्स के इंस्ट्रक्शंस के नाम को नहीं वो याद करना। तो ये तो कोई यहाँ से घूम के, अब ये छोटे छोटे एरोस को देखो, ब्लड, अब ये ब्लैक एरोस को देखो, ये ब्लड अब इनमें आ गया, वेसल्स में आ गया नेटवर्क, और ये इसमें आ गया, यहाँ से घूम के ये वापस दोबारा इस आर्टरी में आ गया, यानी कि इस क्लॉट को कोलेटरल वेसल्स के थ्रू बाईपास करके ये वापस मेन आर्टरी में आ गया। दिस इज, अब फॉर एग्जांपल मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इसकी एग्जांपल देता होता हूँ कि आप इमेजिन कि आप जा रहे हो, फिरोजपुर रोड पे आगे कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, और आपने कॉलेज लाजमी आना है, तो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये फिरोजपुर रोड थी। ठीक है जी, तो अब आपने क्या किया, अब आप आगे तो जा नहीं सकते, तो आपने क्या किया, आप गलियों में हो गए, गलियों में से घूम घाम के इधर उधर से होके, और वापस आप मेन सड़क के ऊपर फिर दोबारा काना क्रॉस कर लिए, काने के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां से आप ये दोबारा वापस मेन रोड पे आ गए। सो दिस, ये जो आपको ये घूम फिरना है ना इर्द गिर्द की गलियों में, ये देखो, ये ब्लड वेसल्स के अंदर, ये सराउंडिंग ब्लड वेसल्स के अंदर, ये एनास्टोमोसिस है। यानी कि ब्लड के लिए इस मेन पाथवे के अलावा अल्टरनेटिव पाथवे है, ये सारा घूम घाम के वापस ब्लड जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, मेन आर्टरी में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस। तो एनास्टोमोसिस हमारे लिए क्या हो गया, कम्युनिकेशन बिटवीन टू वेसल्स बाय कोलैटरल चैनल्स। कोलैटरल चैनल्स के थ्रू जो है ना वो, उसमें एक हमारे पास पाथवे है फॉर फॉर ब्लड। ठीक है जी, अब दूसरी हमने ये देखो, फॉर एग्जांपल अब ये एक आर्टरी आ रही है, एक आर्टरी ये आ रही है, अब ये इनके बीच में ये नेटवर्क्स है, ब्लड देखो कैसे ये इनसे घूम घाम के, ये देखो कैसे वापस इस चैनल में आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये भी इधर डेफिनेशन लिखी हुई है, और डेफिनेशन आप देख सकते हो उसमें, anastomosis is the connection of two normal divergent structures. It refers especially to connection between two blood vessels. अच्छा, अब दूसरी मैंने कहा था कि एक तो था हमारे पास एनाटॉमिकल डेफिनेशन थी, अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि कम्युनिकेशन बाय सर्जिकल ट्रॉमेटिक, मतलब सर्जरी की, एक डॉक्टर था उसने सर्जरी करके एनास्टोमोसिस क्रिएट किया। दूसरा ये कि ट्रॉमा हुआ और दो स्ट्रक्चर्स के बीच में एबनॉर्मल एक कम्युनिकेशन बन गया ट्रॉमा के बाद, या पैथोलॉजिकल कोई डिजीज प्रोसेस हुआ। अब ये इस बात का मतलब ये, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, ये आगे ट्यूमर पड़ा हुआ है, ये ब्लैक कलर का। ठीक है, अब इस ट्यूमर को सर्जन ने क्या किया, यहां से ये आइलियम को काटा है इधर से, और इसको इस ट्यूमर से, ये ट्यूमर के बाद यहाँ पे लगा था, इसको यहाँ से कट करके ट्यूमर से पहले लगा दिया। ये देखो, ये ट्यूमर से पहले लग गया, और वो जो ट्यूमर वाला पोर्शन अब यहाँ से कट करके इसने रिमूव कर दिया इंटेस्टाइन का। तो मैं ये इस डायग्राम में ये बताना चाह रहा हूँ कि
एक एनाटॉमिकल एनास्टोमोसिस होता है जो बॉडी में नेचुरली एग्जिस्ट करता है, दूसरा जो है वो जो क्लिनिकल डेफिनेशन जी है इसको भी एनास्टोमोसिस ही बोलते हैं, ये सर्जन्स करते हैं, परफॉर्म करते हैं और डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनास्टोमोसिस। हमारे पास जो टाइप्स होती हैं एनास्टोमोसिस की, उसमें जो है सबसे पहले हमारे पास कौन सी हैं, एक आर्टीरियल एनास्टोमोसिस होता है कि एक आर्टरी दूसरी आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर रही है। दूसरी टाइप क्या होती है कि वीनस एनास्टोमोसिस होता है, उसमें एक वेन दूसरी वेन के साथ एनास्टोमोस कर रही है। और तीसरी टाइप क्या है, आर्टीरियो वीनियस, वीनस के आर्टरी वेन के साथ। तो सबसे पहले तीन बड़ी टाइप्स हैं, आर्टीरियल, आर्टरी आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर रही है, कनेक्ट कर रही है। वीनस वेन वेन के साथ कर रही है। आर्टेरियो वेनियस आर्टरी वेन के साथ कर रही है। तो ये तीन टाइप की हमारे पास बेसिक एनास्टोमोसिस है। ठीक है जी। ये नेचुरल एनास्टोमोसिस हैं जो एनाटॉमिकल वाली हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सर्जन वाली नहीं है, ये बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना, एनाटॉमिकली। तो अब इसमें से जो सबसे पहले आर्टीरियल एनास्टोमोसिस की फर्दर तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले एक्चुअल एनास्टोमोसिस है, देन पोटेंशियल एनास्टोमोसिस है, देन एंड एनास्टोमोसिस है। तो अब हम इनमें से एक एक को डिस्कस करते जाएंगे, इनकी फर्दर टाइप्स को। तो आर्टीरियल एनास्टोमोसिस देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, आर्टीरियल एनास्टोमोसिस में सबसे पहले जो एनास्टोमोसिस टाइप थी वो कौन सी थी, एक्चुअल एनास्टोमोसिस को बोलते हैं। ये कहता है कम्युनिकेटिंग आर्टरीज आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज, फॉर एग्जांपल लेबियल आर्टरीज। अब ये नीचे इसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। कहता है जो दो आर्टरीज एनास्टोमोज कर रही होती है ना, वो तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल साइज की होती हैं, एक ही साइज की होती हैं, उनका डायमीटर लुमेन का एक ही होता है। उसने एग्जांपल क्या दिया, लेबियल आर्टरीज हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं, यूट्राइन आर्टरीज हैं, ओवेरियन आर्टरीज हैं, गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं। ये एग्जांपल्स हैं। अब इनमें से मैं एक एक एग्जांपल को पकड़ के आपको डायग्राम दिखाता जाता हूँ। ये देखो, अब ये फेस है, फेस के ऊपर ये आपको आर्टरीज नजर आ रही हैं। एक मिनट, ये देखो, ये फेशियल आर्टरी है, ये दो फेशियल आर्टरी आपस में एनास्टोमोज कर रही हैं, देखो छोटी छोटी आर्टरीज के थ्रू। ये छोटी वाली आर्टरीज जो है ये सुपीरियर लेबियल है, और ये जो ग्रीन में दिखाई हुई ये इंफीरियर लेबियल है। ठीक है, तो सुपीरियर लेबियल आर्टरीज इनको बोलते हैं। लेबियल क्यों बोलते हैं, लिप्स की वजह से, लेबिया। ठीक है, तो सुपीरियर लेबियल और इंफीरियर लेबियल इसकी एग्जांपल है किसकी, एक्चुअल एनास्टोमोसिस की। अब मैं ये दिखाता हूँ, लेबियल आर्टरीज, लेबियल आर्टरीज, ये आपको दो फेशियल आर्टरी दोनों साइड की लेबियल आर्टरीज के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, और इसको लेबियल एनास्टोमोसिस बोलते हैं। एंड इट इज अ टाइप ऑफ एक्चुअल एनास्टोमोसिस। क्यों, क्योंकि इस साइड की आर्टरी और इस साइड की आर्टरी दोनों का डायमीटर एक है। ये देखो, ये रेड में जो ये सुपीरियर लेबियल है, ये छोटी छोटी बारीक बारीक, और जो नीचे ग्रीन में वो कौन सी है, वो है इंफीरियर लेबियल। तो दोनों कम्युनिकेटिंग आर्टरीज जो है ना वो आपस में क्या है, सेम साइज की हैं। तो इस वजह से इसको उसने कहा एक्चुअल एनास्टोमोसिस। नाउ हियर वी हैव गॉट अनदर टाइप ऑफ, इसकी एग्जांपल जो है वो दूसरी एग्जांपल कौन सी है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब ये आपको इंटरकोस्टल आर्टरीज दिखा रहा है। ये आप देखो, ये रिब्स है, रिब केज है, रिब केज के दरमियान में ये कौन सी स्पेस होती है, इंटरकोस्टल स्पेस होती है। और ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से ये निकल रही है ग्रीन कलर की, ये एंटीरियर इंटरकोस्टल है। इसी तरह इसी रिब केज के दरमियान जो स्पेस इंटरकोस्टल स्पेस है, इसमें से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज आ रही हैं, ये आपस में एनास्टोमोस कर जाती हैं दोनों साइड पे। ये दोनों साइड पे रिब केजेस में यही हो रहा है। ठीक है, ये एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है। अब मैं आपको इसकी एक और एंगल से डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, और ये एओर्टा, एओर्टा से ये निकल रही है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। क्यों पोस्टीरियर, इसलिए कि ये बॉडी के वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है, और ये इंटरकोस्टल स्पेस में फ्लो करती है। ये घूम के ये दोनों रिब्स के दरमियान स्पेस में यहां तक आ गई है, और आगे से ये इंटरकोस्टल स्पेस है, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है। सो दिस इज पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, एंड हियर वी हैव गॉट एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, और ये आपस में इंटरकोस्टल स्पेस में एनास्टोमोस कर रही हैं। ठीक है जी। अब ये इसकी दूसरी एग्जांपल थी एक्चुअल एनास्टोमोसिस की, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। नाउ थर्ड इज यूट्राइन आर्टरीज, ओवेरियन आर्टरीज। अच्छा जी, अब ये आपके पास यूट्रस नजर आ रहा है आपको, ये यूट्रस है। ठीक है, ये नीचे वेजाइना है, और ये यूट्राइन ट्यूब्स है। ये चीजें आपने हमने एफएससी में ये चीजें पढ़ी हैं, थोड़ी बहुत हमें आइडिया है कि ये क्या है। ठीक है जी, यूट्रस क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके अंदर जो है ना जो मेंस्ट्रुएशन होती है हर महीने,
वो भी इसके अंदर से ब्लड शेड करता है, और जो फीटस जो है वो जाइगोट जो है वो इम्प्लांट होता है और फीटस बनता है, और वो बेबी क्या कहते हैं ह्यूमन इंडिविजुअल बनता है, वो इस ऑर्गन के अंदर होता है। अब ये देखो, ये एक साइड से ये येलो कलर की आर्टरी देखो, यूट्राइन आर्टरी, और दूसरी साइड से भी इसी तरह यूट्राइन आर्टरीज आ रही हैं। ठीक है, और ये आगे जाके यही यूट्राइन आर्टरी जाके ओवेरियन बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये ओवरी है, ये ग्रीन वाली। ठीक है, अगर आप इसमें देखो तो अब ये एक साइड की यूट्राइन आर्टरी दूसरी साइड की यूट्राइन आर्टरी से ये एनास्टोमोज कर रही है, दोनों आपस में एनास्टोमोज कर रही हैं, मिल जाती हैं आपस में। ठीक है, नेटवर्क सा बना लेती हैं ये। सो दीज ये सारी की सारी वेसल्स जो है ना, ये भी एक्चुअल एनास्टोमोसिस की एग्जांपल है, क्योंकि एक साइड की यूट्राइन आर्टरी दूसरी साइड की यूट्राइन आर्टरी के साथ जो है ना वो एनास्टोमोज कर जाती है। सो दिस इज एक्चुअल एनास्टोमोसिस। इसी डायग्राम में ये देखो, ये इसकी वो कलर्ड वाला डिफरेंट वर्जन था, उसने ओवेरियन और उसके साथ दरमियान में डिफरेंशिएट करने के लिए दिखाया था आपको। अब इसमें देखो, ये इसने ये यूट्राइन आर्टरी और ये भी यूट्राइन आर्टरी और ये एनास्टोमोसिस हो रहा है। ठीक है जी। अब तीसरी जो आपकी एग्जांपल, चौथी एग्जांपल जो उसने दी है, वो है गैस्ट्रिक आर्टरीज। गैस्ट्रिक गैस्ट्रम किसको बोलते हैं? स्टमक को बोलते हैं। ये तो कोई विषय स्टमक है, और ये इसोफेगस है। ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है और ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है। ठीक है, अच्छा जी, स्टमक का ये वाला पोर्शन जो होता है ना, इसको लेसर कर्वेचर बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। ये जो नीचे ग्रेटर कर्वेचर है, ये जो एज है, और ये लेसर कर्वेचर है। इन दोनों के अराउंड के अलोंग एनास्टोमोसिस होते हैं। ये देखो, ये एक आर्टरी है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लोइक, और राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी है, ये आपस में एनास्टोमोस कर जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक्चुअल एनास्टोमोसिस की एग्जांपल है। इसी तरह ये अलोंग द लेसर कर्वेचर लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ये आर्टरीज के नाम आप देख लेना। मतलब आपको एग्जांपल पता होना चाहिए, अलोंग द लेसर कर्वेचर, अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, ये एनास्टोमोसिस हो रहे हैं। सो बॉडी में बहुत सारी एग्जांपल हैं जो है एनास्टोमोसिस की, और कौन से एनास्टोमोसिस की? आर्टीरियल और एक्चुअल एनास्टोमोसिस की, उनमें से चंद सीधा सीधा इसने आपको बताई है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आप दोबारा देख लो। एक्चुअल कम्युनिकेटिंग आर्टरीज आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज। लेबियल आर्टरीज की एग्जांपल थी एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, यूट्राइन आर्टरीज, ओवेरियन आर्टरीज, गैस्ट्रिक आर्टरीज। ये सारी क्या एग्जांपल्स हैं किस चीज की? एनास्टोमोसिस की। अब हम एक्चुअल एनास्टोमोसिस के बाद अगला एनास्टोमोसिस देखते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनास्टोमोसिस। अच्छा, पोटेंशियल एनास्टोमोसिस की एक जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बाय टर्मिनल आर्टरियोल्स। ठीक है, जब हमने देखा था आर्टरीज वो जब नीचे आती जाती हैं, डिवाइड करती जाती हैं, टर्मिनल आर्टरियोल्स, और वो मैं अभी आपको डायग्राम फिर रिवीजन के लिए इसमें दिखाऊंगा, उनका आपस में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है जी। ये कहता है कैन डायलेट सफिशिएंटली विद ग्रेजुअल ऑक्लूजन ऑफ आर्टरी इन सडन ऑक्लूजन इनसफिशिएंट डायलेटेशन। ये अब बात, ये इसकी एग्जांपल्स पहले सुन लो। ये कहाँ पे होते हैं? ये कोरोना, ये बात मैं आपको समझाता हूँ, दरमियान वाली ये बात इसने क्या की है। उससे पहले ये कोरोनरी आर्टरीज, इसकी एग्जांपल है हार्ट के अंदर। फिर अराउंड द जॉइंट्स ये पोटेंशियल एनास्टोमोसिस होता है। और कॉर्टिकल आर्टरीज ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर कॉर्टेक्स को जो वो करती है ना, अपना जो आपने देखा होगा ब्लड सप्लाई करती हैं, वो भी इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स आपको एज इट इज याद करना पड़ेंगे। ये फिर दोबारा इसने वही चीज एक और स्लाइड मैंने डाल दिया, इसमें डेफिनेशन ही है, इट इज अ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड बाय यूनियन ऑफ टर्मिनल आर्टरियोल्स। और उसके बाद एग्जांपल्स क्या है? कोरोनरी आर्टरीज हैं, लिम्ब आर्टरीज इन द रीजन ऑफ जॉइंट, कॉर्टिकल आर्टरीज ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखो, ये जॉइंट है, ये इसके बाद ये पोटेंशियल एनास्टोमोसिस ये हैंड के अंदर होता है, और ये हार्ट के अंदर होता है। अब इस बात का मतलब क्या है? ये अब डायग्राम जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको बात समझाऊंगा। ये अब आप देखो, ये नॉर्मल नॉर्मल ब्लड फ्लो है। ठीक है जी। और ये आर्टरीज हैं, इसकी ब्रांचेस हैं आपस में, लेकिन एक ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये एक ही आर्टरी उससे निकल रही है। अब गौरतलब बात ये देखो, ये आपस में इनका कोई राब्ता नहीं है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। लेकिन अब अगले इसके पोर्शन, और ये आर्टरी नॉर्मल ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो करके मेन में से जा रहा है, इनमें नहीं घुसता ब्लड, इन ब्रांचेस में नहीं जाता ब्लड, इन ब्रांचेस में नहीं जाता ब्लड। ठीक है, छोटी छोटी ब्रांचेस है, इनमें नहीं जाता ब्लड, बल्कि ब्लड स्ट्रेट निकल जाता है। ठीक है, थोड़ा जाएगा भी तो थोड़ा बहुत जाएगा, इतना ज्यादा जाता नहीं है, जो टिश्यू को सप्लाई करेगा, छोड़ो।
अब अगली ब्रांच में देखो, अगली ब्रांच में क्या हो गया, अगली डायग्राम में ल्यूमेन के अंदर प्लाक जमा हो गया, ये देखो, ये प्लाक जमा हो गया। और ये प्लाक क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है वॉल्स में, वेसल की वॉल में कोलेस्ट्रॉल, उसकी वजह से क्या अंदर जो ल्यूमेन है वो नैरो हो गया। पहले यहाँ पे देखो ल्यूमेन कितना चौड़ा है, ब्लड कितने आराम से जा रहा है। यहाँ पे देखो ये दोनों साइड, इधर भी प्लाक आ गया, इधर भी प्लाक आ गया, दरमियान में ये देखो, ये ब्लड के पैसेज के लिए रास्ता कितना तंग हो गया। एज ए रिजल्ट ब्लड क्या करता है, ब्लड एंटर्स इनटू द ये जो अल्टरनेटिव जो वो रूट है उसमें एंटर हो जाता है। ठीक है जी, जो आर्टरीज है। और इन आर्टरीज में देखो, यहाँ पे ये ग्रुप अलग था, ये ग्रुप अलग था, इनका आपस में बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। यहाँ पे देखो ये कम्युनिकेशन डेवलप हो गया इनका आपस में, ये भी, ये भी, ये भी आपस में कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, आपस में कम्युनिकेट कर रही है। अब थर्ड पार्ट डायग्राम में अगर आप देखो तो वो ल्यूमेन जो बीच में थोड़ा सा नैरो सा ल्यूमेन था वो भी खत्म हो गया, टोटल ब्लॉक हो गया आर्टरी। ये क्लॉट आ गया ब्लड का, आप ये समझो कि क्लॉट बन गया आगे। ठीक है, और यह आगे ल्यूमेन उसका बंद हो गया। तो अब ये जो इन आर्टरीज के अंदर जो है ना, वो का ब्लड ज्यादा एंटर हो जाता है, क्योंकि आगे तो वो है, पीछे से ब्लड आ रहा है मुसलसल, और आगे क्लॉट है, तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड इन आर्टरीज में एंटर हो जाएगा। ठीक है, इनमें एंटर होने के बाद ये, अब नाउ लुक एट दिस थिंग, ये टोटल जो है ना, ये अब ये डायलेट हो गई है वेसल्स, और ब्लड इस ब्लॉक को बाईपास करके, वो फिरोजपुर वाली हमारी रोड वाली एग्जांपल के, ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया। ब्लड यहाँ से अंदर एंटर होके घूम घाम के ये दोबारा इधर से होके फिर ये मेन के ऊपर आ गया। ना दिस इज एनास्टोमोसिस, एंड इट इज टाइप ऑफ पोटेंशियल एनास्टोमोसिस। ठीक है, पोटेंशियल एनास्टोमोसिस के बारे में ये है कि वेसल्स के, इन वेसल्स का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, सेकंड पार्ट में हल्का सा कम्युनिकेशन हुआ। नाउ दिस टाइप ऑफ एनास्टोमोसिस हैज गॉट पोटेंशियल टू बिकम एनास्टोमोसिस इफ नीडेड। ठीक है, अब ये देखो नीड तो आ गई ना, क्योंकि यहाँ पे ये लिमन नैरो था, इधर ये ब्लॉक हो गया, अब ब्लड जो है कंप्लीटली आगे जाने का रास्ता नहीं, तो ब्लड इन वेसल्स में एंटर होके यहाँ से बाईपास करके निकल आएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनास्टोमोसिस की जो बात मैंने आपको कही थी कि मैं आपको समझाऊंगा, वो ये बात कर रहा है कि अगर तो ये क्लॉट स्लोली और ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है, मतलब कि वेसल की वॉल में आप कि फैट जमा होती जा रही है, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फैटी डाइट खाते जा रहे हैं, पिज्जे खा रहे हैं, और चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाइयाँ खाते जा रहे हैं, और एक्सरसाइज नहीं करते या अपनी लाइफ को वो नहीं करते, तो आस्ता आस्ता ये पहले छोटा सा था, ब्लॉक करते 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 बड़ा होता जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये तकरीबन कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक काफी सारे टाइम में ये ब्लॉक हुआ है, मतलब एकदम नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। तो उस टाइम की वजह से क्या होगा कि आस्ता आस्ता ये कोलेटरल्स डेवलप हो जाएंगे। ये देखो, जिस तरह यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये आपस में कम्युनिकेट करके कोलेटरल डेवलप हो गया, और यहाँ पे ये तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, कोलेटरल कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, और ब्लड घूम के इधर से इधर चला जाएगा। तो कोई चीज अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो, वो ये कह रहा है, तो वो उसको वक्त मिल जाता है बॉडी को कोलेटरल डेवलप करने का। ये तो ब्लड फिर जो है ना, वो इसमें से इधर एंटर हो जाता है। लेकिन अगर ऑल ऑफ सडन ये ब्लॉकेज हो जाएगा, पीछे से कोई ब्लड का क्लॉट आया और वो आके यहाँ पे क्लॉट आके फंस गया, तो उसमें उसने बॉडी को टाइम ही नहीं दिया कि वो ये कोलेटरल्स डेवलप करे। ठीक है, तो वो यही बात कर रहा है यहाँ पे। देखो, इन अ सडन ऑक्लूजन, इन अ सडन ऑक्लूजन, अच्छा, क्या कैन डायलेट सफिशिएंटली इफ विद ग्रेजुअल ऑक्लूजन ऑफ आर्टरी। तो ये बात कर रहा है कि अगर ये आर्टरी जो है, ये आस्ता आस्ता ग्रेजुअली वो नैरो होती जा रही है, तो इस टाइम में बॉडी को टाइम मिल जाएगा कि वो इन कोलेटरल्स को डेवलप कर ले। ये दोनों साइड पे, यहाँ पे देखो डेवलप नहीं है, यहाँ पे डेवलप हो गए, क्या आपस में इन्होंने कम्युनिकेट कर लिया है। ये केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो बॉडी को बता, क्योंकि आगे जिस तरह ऑक्सीजन, क्योंकि कम ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन कम होगी ना टिश्यू को, तो वो टिश्यू पता चल जाएगा पीछे को गड़बड़ है, तो वो ऐसे केमिकल रिलीज करेगा जिसकी वजह से ये आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगी, और इनका आपस में कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। अगर ये स्लोली एंड ग्रेजुअली होता है, तो ये कोलेटरल अच्छे डेवलप हो जाएंगे। अगर ये ऑल ऑफ सडन होता है, तो देखो अब ये अचानक क्लोज हो गया, यहाँ पे बिल्कुल ब्लॉक हो गया, तो बॉडी को तो टाइम ही नहीं मिला, पीछे से कोई क्लॉट आई यहाँ पे आगे फंस गया, बॉडी को तो टाइम ही नहीं मिला कि ये आपस में इनको कम्युनिकेट करवा सके। ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, वो चूंकि समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और बाज़ दफा आप वो खो देते हो, मतलब कि भी क्या बात हो रही है। तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, आप खुद भी पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी। अगर टाइम ग्रेजुअली होगा,
तो कोलेटरल अच्छे डेवलप होंगे। यही वजह है कि ओल्ड एज में अगर कोई हार्ट अटैक होते हैं तो वो इतने लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, क्योंकि ओल्ड एज में स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ये नैरो को हो रही होती है वेसल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस वजह से कोलेटरल अच्छे डेवलप हो जाते हैं। लेकिन यंग एज में अगर जो हार्ट अटैक्स वगैरह होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जानलेवा होते हैं। रीजन बीइंग पीछे से कोई क्लॉट आया, वो आके अचानक इधर आके फंस गया और कोलेटरल ही डेवलप नहीं हुए वैसे ये वाले, और डेथ हो गई। ठीक है जी। अब यही बात इसमें यहाँ पे भी इसने यही बात है, बस नीचे थोड़ी सी वही डायग्राम है, नीचे थोड़ी सी उसने वो लिख ली है, डिटेल लिख दी है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में ओपन फंक्शनिंग कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरी की मिसाल के तौर पर उसने जो हार्ट को सप्लाई करती है, देखो एग्जांपल दी हुई है। ये नॉर्मल है लेकिन कोलैटरल्स डेवलप नहीं हुए, इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं। कोलैटरल्स का मतलब ये है कि ये ब्लड यहाँ से घूम के वापस इन अल्टरनेट रूट के साथ जो वापस मेरे में आता है, ये डेवलप नहीं हुए। सेकंड में कि पार्शियली कोरोनरी आर्टरी कोलैटरल सर्कुलेशन इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। ये देखो ये आस्ता आस्ता क्लोज हो रही है, कोलैटरल सर्कुलेशन डेवलप हो गई है। और ये थर्ड पार्ट में क्या है, कंप्लीट ब्लॉक हो गया लेकिन ग्रेजुअल हुआ है, आस्ता आस्ता हुआ है, एकदम नहीं हुआ। तो उसकी वजह से कोलैटरल्स डेवलप हो गए, अब ब्लड घूम के इधर से इधर आ सकता है। ठीक है जी। अब अगली तीसरी जो वो है टाइप है, वो है एंड एनास्टोमोसिस। एंड एनास्टोमोसिस क्या होता है, एंड या ए एनास्टोमोसिस, इसका मतलब है कि एनास्टोमोसिस नहीं है आपस में। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये बात क्या है। पहले इसको डेफिनेशन को सुन लो। आर्टरीज विदाउट एनी कम्युनिकेशन विद द नेबरिंग वेसल्स, ऑक्लूजन लीड्स टू नेक्रोसिस। फॉर एग्जांपल क्या, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। अब ये आपको, ये देखो, ये आपको डायग्राम में ये आपको दिखा रहा है। ये आपको एक एक आर्टरी होती है, एंड आर्टरी उसको बोलते हैं, एंड आर्टरी। और ये आगे एनास्टोमोसिस कौन सा, एंड एनास्टोमोसिस है। ये देखो ये एक आर्टरी आ रही, ये दो टिश्यूज ने दिखाए हैं, दो चौकोर खानों में। ठीक है, दोनों को ये ब्लड सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो एरोस, देखो ब्लड फ्लो नॉर्मल आ रहा है, ब्लड आ रहा है पीछे से और ये टिश्यू को सप्लाई कर रहा है। इधर क्या है, इधर आपने लाइगेचर कर दिया, लाइगेट कर दिया, यानी कि नॉट लगा दिया, ब्लड के लूमन को कर दिया। और ये टिश्यू अब देखो डेड होना शुरू हो गया, क्योंकि इसने टिश्यू का कलर, इसने ये स्पॉट्स दिखाए में। क्यों? क्योंकि पीछे से ब्लड नहीं आ रहा, टिश्यू तो डेड ही होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये अलग हिस्से को, इसने चकोर हिस्से को सप्लाई कर रही है वेसल, और ये इतने हिस्से को कर रही है, लेकिन इनका इन दोनों वेसल्स का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये क्या है, एंड एनास्टोमोसिस है, यानी कि वेसल्स जो है वो आपस में एनास्टोमोस नहीं करती। एंड एनास्टोमोसिस का मतलब है कि लैक ऑफ एनास्टोमोसिस, या ए एनास्टोमोसिस, नो एनास्टोमोसिस। ठीक है, अब यही इसी किस्म की डायग्राम, अब ये देखो, ये आपस में, ये बीच में वेसल आ गई है, ये वाली, जिसकी वजह से ये आर्टरी इस आर्टरी के साथ कम्युनिकेट कर रही है। अब यहाँ पे जिस तरह आपने नॉट लगाई थी, लाइगेचर धागा, वो जिस तरह सेल को जिस तरह वो उसमें सर्जन करते हैं, यहाँ पे भी वो लाइगेचर लगाया आपने। लेकिन ब्लड क्या कर रहा है, इधर से जब आता है तो इस आर्टरी के थ्रू इस टिश्यू में आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इस टिश्यू की बचत हो जाती है। इट सर्वाइव, दिस टिश्यू सर्वाइव। क्यों? इस वेसल के थ्रू। अब यहाँ पे तो आपस में इनका कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है ना। इस टिश्यू को ये सर्वाइव करेगा क्योंकि इसके अंदर ब्लड प्रॉपर आ रहा है, इधर ब्लड स्टॉप हो गया आगे, और क्योंकि आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो ये टिश्यू डेड हो जाएगा। और जबकि इसी वही वही डायग्राम है, सिर्फ आपस में इनका कम्युनिकेशन आपने डाल दिया। और इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड घूम के इस आर्टरी के थ्रू, यहाँ पे अगर लाइगेचर भी है, इस आर्टरी के थ्रू नहीं भी आ रहा, तो इस जो अपोजिट साइड वाली आर्टरी यहाँ से घूम के इस कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पे आ जाता है। ठीक है जी। अब इसमें इस केस में टिश्यू सर्वाइव कर जाएगा, इसमें सर्वाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपस में एंड एनास्टोमोसिस है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, ये आई बॉल है। एंड एग्जाम्पल क्या है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। आपको पता है कि ये ऑप्टिक नर्व के अंदर एक आर्टरी होती है, वो आती है, वो आके इसमें से निकल के फंडस के ऊपर से स्प्राउट करती है, रेटिना को अंदर से सप्लाई, एंड आर्टरी होती है, यानी कि ये आगे फर्दर किसी आर्टरी के साथ एनास्टोमोज नहीं करती। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, अगर इस आर्टरी के अंदर कोई क्लॉट आ गया तो दैट मे लीड टू ब्लाइंडनेस, क्योंकि आगे तो ये इस तरह की आर्टरी, फॉर एग्जांपल ये इसमें यहाँ पे अगर क्लॉट आ जाता है तो अगर फॉर एग्जांपल ये आपने नॉट लगा दी है, अब ब्लड तो नहीं आ रहा यहाँ से, और इस आर्टरी से भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है इनके, तो एज अ रिजल्ट ये टिश्यू डेड हो जाएगा।
तो इसकी एग्जांपल क्या है? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ब्लाइंडनेस, ब्रांचेस ऑफ द सेरेब्रल आर्टरी, और ब्रेन के अंदर कुछ आर्टरीज जो होती हैं वो सेरेब्रल आर्टरीज जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सप्लाई करती हैं वो एंड आर्टरीज होती हैं, ठीक है। वो अगर ब्लॉक हो जाए तो उनकी वजह से इन्फार्क्ट या स्ट्रोक हो जाता है, यानी कि आर्टरीज आगे फर्दर किसी आर्टरी से कम्युनिकेट नहीं करती। तीसरी एग्जांपल इसकी क्या है कि आर्टरीज इन द लिवर एंड किडनी। तो पोटेंशियल एनास्टोमोसिस की सॉरी एंड पोटेंशियल एनास्टोमोसिस की जो आपके पास एग्जांपल्स थी वो क्या थी? कोरोनरी आर्टरी, ये देखो इसकी एग्जांपल क्या थी? कोरोनरी आर्टरीज, लिम्ब आर्टरीज इन द रीजन ऑफ जॉइंट, कॉर्टिकल आर्टरीज ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और उसके अलावा एंड एनास्टोमोसिस की जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी किसके अंदर है? ये रेटिना के अंदर, और उसके अलावा आपके पास सेरेब्रल आर्टरीज ऑफ ब्रेन है, सर्टेन कुछ ब्रांचेस होती हैं जिनको वो अगर ब्लॉक हो जाए तो स्ट्रोक हो जाता है, और थर्ड क्या? लिवर और किडनी के अंदर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हमारी आर्टीरियल एनास्टोमोसिस खत्म हो गई है, अब वीनस एनास्टोमोसिस शुरू हो गई है कि वेन वेन के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है। अच्छा जी, ये क्या कहता है? कम्युनिकेशन बिटवीन वेन्स मोर फ्रीक्वेंट, और इसमें एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। वो ये कह रहा है कि वेन और वेन आपस में कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है जी। ये इसने क्या बताया हुआ है? लोअर लिम्ब बताई हुई है, और लोअर लिम्ब की फॉर एग्जाम्पल वेन और वेन, ये देखो इसकी एग्जांपल, पहली एग्जांपल क्या? डॉर्सल वीनस आर्च, फुट की बैक में पतले थिन लोगों में एक दफा बस ऑफ वेन नजर आती है। इस वेन को बोलते हैं डॉर्सल, क्योंकि फुट के इस एरिया को जो आपको नजर आता है डॉर्सम बोलते हैं। वीनस आर्च, तो ये आपको वेन की वो नजर आ गई, आर्च नजर आ गई। ये एग्जांपल है किसकी? वीनस, क्योंकि ये एक साइड से ग्रेट सेफनस वेन निकलती है, दूसरी साइड से स्मॉल सेफनस वेन निकलती है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है थ्रू दिस डॉर्सल वीनस आर्च, ठीक है। ये एक वीनस आर्च है। आर्च क्या? मेहराब, ये फुट की बैक के ऊपर होती है, और इससे ये आपस में ये एग्जांपल है किसकी? वीनस एनास्टोमोसिस की। एक साइड की वेन दूसरी साइड की वेन के साथ एक वीनस आर्च के साथ कनेक्ट कर रही है। इसी तरह हैंड के, ये देखो ये एक एंड पे जो वेन होती है उसको बेसिलिक वेन बोलते हैं, दूसरी को क्या बोलते हैं? सिफेलिक वेन बोलते हैं, और ये आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है डॉर्सल वीनस आर्च के थ्रू, डॉर्सल वीनस नेटवर्क के थ्रू। तो एक वीनस आर्च जो है वो फुट की बैक पे होता है, और एक वीनस आर्च जो है वो, ये बहुत सारे लोग अपने हाथ की बैक पे देख भी सकते हैं। तो ये हैंड की डॉर्सल वीनस आर्च है, और ये फुट की डॉर्सल वीनस आर्च है। और ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ये एग्जांपल्स हैं डॉर्सल वीनस आर्च ऑफ हैंड, डॉर्सल वीनस आर्च ऑफ फुट। ये वेन और वेन का आपस में एनास्टोमोसिस की एग्जांपल है। उसके बाद अगर आप देखो तो ये बेसिलिक वेन नीचे से ऊपर आ रही थी, ये सेफेलिक वेन आ रही थी, ठीक है। ये दोनों क्या है? अपर लिम्ब की वेन्स हैं, और ये आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। ये देखो ये आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं थ्रू मीडियन क्यूबिटल वेन। इस वेन को बोलते हैं, ये बेसिलिक है, ये सेफेलिक है, जो नीचे से आ रही हैं डॉर्सल वीनस आर्च से बनती हैं, और ये आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं बाय मींस ऑफ अ मीडियन क्यूबिटल वेन। तो यहाँ पे ये देखो यही बात इसने लिखी है, सेफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन थ्रू मीडियन क्यूबिटल वेन। ये आगे दूसरी एग्जांपल क्या है? बेसिलिक और सेफेलिक आपस में मीडियन क्यूबिटल वेन। ये क्यूबिटल फॉसा बोलते हैं इसको, जो आपके एल्बो जॉइंट के सामने एक डिप्रेशन होता है ना, ट्रायंगुलर सा, इसको बाइसेप मसल के नीचे, इसको क्यूबिटल फॉसा बोलते हैं। तो इस वेन को क्या बोलेंगे? मीडियन क्यूबिटल वेन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हमारे पास हमारी जो तीसरी एग्जांपल, तो जो तीसरी जो टाइप है वो क्या है हमारे पास? वो है आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस। आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस का मतलब ये है कि एक साइड पे आर्टरी है, दूसरी साइड पे वेन है, और इनका आपस में एनास्टोमोसिस हुआ है। और इसमें इसकी कुछ तीन सब टाइप्स हैं। तीन सब टाइप्स हम पहले बाद में देखते हैं, पहले हम इनको आपस में वो करते हैं। ये देखो इस डायग्राम में अगर आप देखो हमारे पास ये आर्टेरियो वीनस एनास्टोमोसिस की एग्जांपल है, ठीक है। आर्टीरियो वेनस, अब एक इस स्ट्रक्चर को देखो गौर से, इस स्ट्रक्चर को गौर से देखने पे आपको पता चलेगा कि ये क्या है? एक तरफ आर्टरी है और दूसरी तरफ क्या है? वेन है। ये आर्ट्रियोल है या वेनियोल है, और ये आर्ट्रियोल है रेड कलर वाली, और ये वेनियोल है, और इन दोनों का आपस में ये कैपिलरी बेड है, ठीक है, कैपिलरी बेड। और ये उसके अलावा कैपिलरी बेड के अलावा भी इनका आपस में क्या? एक कम्युनिकेशन है, ठीक है, एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। सिंपल आर्टरियोवेनस एनास्टोमोसिस है ये, क्योंकि एक साइड पे आर्टरी है,
एक साइड पे वेन है। अच्छा जी, अब हम इसी, वो पहले कलर में देखी थी डायग्राम, इसको अब हम सिंपल उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम देखते हैं कि ये है क्या। इसको ये देखो, ये आर्ट्रियोल है, ये विनियोल है, और दिस इज कैपिलरी बेड। और कैपिलरी बेड के पैर के अलावा इस आपस में इन दोनों का एक कम्युनिकेशन होता है, आर्ट्रियोल और वेनियोल का, इस ब्रांच के थ्रू। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, एनास्टोमोसिस एट्रियोवेनोसा सिंप्लेक्स। अच्छा, अब आप ये रेड कलर का जो उसमें दिखा है, ये ब्लड है। ठीक है, आर्ट्रियोल में ब्लड आता है। ठीक है, और क्या होता है उसके बाद, अब ब्लड ब्लड के पास यहाँ पहुंच के ना, ब्लड के पास दो पाथवे हैं, या तो ब्लड नीचे चला जाए और कैपिलरी नेटवर्क में से घूम के आर्टीरियल सैंड से वीनस सैंड में आ जाए और ऊपर चला जाए, या ब्लड के पास एक और ऑप्शन है कि वो कैपिलरी में जाए ना, यहाँ से देखो जिस तरह इस रेड एरो में दिखाया हुआ है, और ये इसमें से इस ब्रांच के थ्रू आर्टरियोल से सीधा क्रॉस करके विनियोल में आ जाए और इस कैपिलरी बेड को बाईपास कर जाए। ठीक है, यहां से देखो दो ऑप्शन था मैंने बताया ना, या तो ब्लड यहां से आएगा नीचे घूम के, इस सारे कैपिलरी नेटवर्क में से घूम के वीनस एंड पे आएगा, एक ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि ब्लड आर्टरियोल से आए और इस चैनल के थ्रू डायरेक्टली जो है वो किस में चला जाए, विनियोल में चला जाए, इस पोर्शन को आर्ट कैपिलरी बेड को बाईपास कर जाए। अच्छा इस अच्छा अच्छा, ये अब कहां पे होता है, ये तो इसने आपको बताया एट्रोवेनस एनास्टोमोसिस। अब एट्रोवेनस एनास्टोमोसिस में इसने बताया था कि इसकी सब टाइप्स हैं, कुछ कैपिलरीज बाईपास हो सकती हैं इसमें, सब टाइप्स हैं। सब टाइप्स में क्या है, एक प्रेफरेंशियल थॉरोफेयर चैनल था जो हमने पिछली दफा डिस्कस किया था, इस दफा भी डिस्कस करेंगे। इनको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल थॉरोफेयर। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद होगा। दूसरा इसमें मैं आपको दिखाता हूं, एक वो होती है, उसको ग्लोमस कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इसको ग्लोमस भी बोलते हैं, ग्लोमस। ये ग्लोमस क्या होता है, ये स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर होता है, आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में एनास्टोमोसिस होता है। और ये कहाँ पे होता है, ये स्किन में होता है, डर्मिस में। ठीक है, डर्मिस में, ये स्किन में, जहाँ पे फिंगर पैड, जहाँ पे फिंगर के वो होते हैं ना, थंब प्रिंट, जो प्रिंट्स होते हैं, फिंगर प्रिंट्स जो होते हैं, जिसको पोरे बोलते हैं उंगलियों की, ये उस जगह पे होते हैं। हथेलियों की स्किन में होते हैं, पाँव की फुट की सोल में होते हैं। इनका पर्पस क्या होता है, अब ये इस कॉन्सेप्ट को समझना। इनका पर्पस ये हीट, ये थर्मो रेगुलेटरी उसमें यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको इस तरह समझो कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में हो, ठंडे इलाके में हो, और आपने क्या करना है, बॉडी की हीट को कंजर्व करना, उसको लूज नहीं करना एनवायरनमेंट में, तो फिर क्या होगा, ब्लड जो आएगा नीचे, वो बजाय इस कैपिलरी बेड में जाने के, वो ब्लड डायरेक्टली इस पाथवे से होकर वेन्यूल में चला जाएगा और इस कैपिलरी बेड को बाईपास कर जाएगा। ठीक है, ये आपको, ये देखो ये वाला, ये मैं दोबारा यही डायग्राम में आपको, ये कलर्ड में है, एक आर्टीरियल एंड है और एक वीनस एंड है, आर्टरी है और वेन्यूल है। यही डायग्राम मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, और ये इसमें से कलर नहीं है। इस डायग्राम का दूसरा नाम क्या है, ग्लोमस बोलते हैं इसको। और ग्लोमस किस जगह पे होता है, स्किन में होता है। स्किन में किस जगह पे, जो आपकी स्किन की, जो पाम की स्किन है, सोल की स्किन है, और उसमें भी स्पेशली जो है वो कौन सी जगह, फिंगर टिप्स के ऊपर ये स्ट्रक्चर होता है। आर्टरीज और वेन का आपस में कम्युनिकेशन होता है। ये किस लिए होता है, ये थर्मो रेगुलेटरी उसके लिए होता है। थर्मो रेगुलेशन क्या है, मिसाल के तौर पे आप यहाँ से गए, मरी मरी में बर्फबारी हुई है, और बॉडी चाहती है कि आपकी हीट को कंजर्व करे, तो बॉडी क्या करेगी, वो यहां से ब्लड आएगा और नीचे इस कैपिलरी बेड में जाने की बजाय ये कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ये क्या कहते हैं, इस चैनल में, और यहाँ से वेन्यूल में चला जाएगा। ठीक है, और हीट कंजर्व कर लेगा। लेकिन अगर यही आप किसी गर्म इलाके में खड़े हुए और बॉडी की हीट निकालनी है, जैसा फॉर एग्जांपल गर्मी में आप मुल्तान चले गए, तो फिर क्या होगा, फिर ये क्या होगा, फिर ब्लड जो है वो आएगा और ये आर्टरी क्लोज हो जाएगी,
क्योंकि यहाँ इनिशियली यहाँ पे इस एंडोथेलियम जो होती है स्पेशल किस्म की होती है, वो वाल्व के तौर पे एक्ट कर रही होती है, ठीक है जी, इन जगहों पे। तो अब ये वेसल क्लोज हो जाएगी, ब्लड घूम के इस आर्टरी में आ जाएगा, वो कैपिलरी नेटवर्क में आ जाएगा। यहाँ पे ब्लड का वो एरिया ज्यादा हो गया और हीट लूज करके और दोबारा वीनस एंड से ये दोबारा इसमें आ जाएगा। सो थर्मो रेगुलेटरी का मतलब यह है कि बॉडी को हीट कंजर्व करनी है या हीट डिसिपेट करनी है। अगर तो हीट डिसिपेट करनी है तो ब्लड कैपिलरी नेटवर्क में चला जाएगा, अगर हीट को कंजर्व करना है तो ब्लड कैपिलरी नेटवर्क को अवॉइड करके डायरेक्टली इस एनास्टोमोसिस के थ्रू वेन्यूल्स में चला जाएगा। ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, तो आप खुद भी पढ़ोगे, आपको इस डायग्राम पढ़ने के बाद एक दफा आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। अगर ब्लड ने बॉडी ने हीट को कंजर्व करना है तो इस एनास्टोमोटिक चैनल के थ्रू वापस वेन्यूल में, अगर हीट लूज करनी है तो इस कैपिलरी बेड में, ताकि फिर इसमें ज्यादा आराम आराम से ब्लड गुजरता जाएगा और वो हीट डिसिपेट करता जाएगा और वापस फिर इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंशियल थॉरोफेयर्स क्या होते हैं। इसमें चैनल्स कम्युनिकेटिंग टर्मिनल आर्ट्रियोल्स विद वेन्यूल्स। यहाँ पे ये देखो, ये टर्मिनल आर्ट्रियोल है, ये टर्मिनल वेन्यूल है, ठीक है। और इसको अगर आप गौर से देखो तो ये मेट आर्ट्रियोल है, मेट आर्ट्रियोल। और सेंटर में जो ये वेसल है ना, इसको बोलते हैं थॉरोफेयर चैनल, क्योंकि इसका एक ये है। और उसके अलावा ये देखो, ये आर्टरी कैपिलरी नेटवर्क निकल रहा है इसमें से। ये पिछली दफा मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और वीडियो में मौजूद है, आप दोबारा देख सकते हो। अब ये स्पेशल किस्म के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। ये सारा कैपिलरी, अब कैपिलरी के अगर आप देखो तो ये जो नेटवर्क है, एक ये मेन चैनल है और इस चैनल के अराउंड दोनों तरफ ये एक नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, दरमियान मेन चैनल है, ठीक है। मेन चैनल को बोलते हैं थॉरोफेयर, ये मेन चैनल को। और बाकी कैपिलरी दो किस्म की होती है, एक देखो ये सारी कैपिलरी है, इसमें एक पोर्शन रेड है, आधा हाफ और हाफ ब्लू है। तो कैपिलरी का एक ये आर्टीरियल एंड है, ये इस तरफ वाला वीनस एंड है, वीनस एंड है। और ये वो नेटवर्क है। अभी इसमें इस डायग्राम को आगे देखो, ये देखो, ये एरस को देखो, ब्लड आया और ब्लड कहाँ चला गया, इस ये कैपिलरी में भी जा रहा है और थॉरोफेयर चैनल से भी गुजर रहा है, ये देखो दरमियान सेंटर वाली से भी गुजर रहा है और इन कैपिलरी से भी जा रहा है। ये देखो, ये घूम के, ये देखो, ये यहाँ इधर रेड है, ये ऑक्सीजन लेके आ रहा है, टिश्यू को डिलीवर करने के बाद ब्लू होके वापस आ रहा है इसमें, ठीक है। और ये इस कैपिलरी में इसके एंट्रेंस को कौन गार्ड कर रहा है, ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स गार्ड कर रहे हैं। ये स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। अच्छा, अब इसी डायग्राम में इसके निचले पोर्शन में देखो, अब ब्लड इसमें आ तो रहा है, ये स्फिंक्टर, ये जो सेल्स है ना, ये वाले सेल्स प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए और ये ब्लड को अब इस कैपिलरी नेटवर्क में नहीं एंटर होने दे रहे। देखो सारा ग्रे ग्रे कलर का इसने शो किया हुआ है, ग्रे कलर का शो किया हुआ है, बल्कि ब्लड मेन थॉरोफेयर चैनल से जा रहा है, ये जा रहा है। यानी कि ब्लड इस कैपिलरी बेड को बाईपास करके थॉरोफेयर चैनल से डायरेक्ट आर्टरियोल से वेन्यूल में जा रहा है, ठीक है। ये थॉरोफेयर की एग्जांपल थी। ये पिछली वाली डायग्राम जो ये ग्लोमस की एग्जांपल है, तो हमने एक ग्लोमस पढ़ लिया आर्टरी वेनस एनास्टोमोसिस में। एक्चुअली ये ग्लोमस बहुत ज्यादा आता होता है पेपर में और ये थॉरोफेयर चैनल आता होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमने ये देखा कि एक थॉरोफेयर चैनल है, एक ग्लोमस है। अच्छा, थॉरोफेयर चैनल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। Channels communicating terminal arterioles with venules, capillaries wider lumen also arise from this channel, resemble continuous capillaries micro। ये अब इसने फर्दर उसकी वो बताई हुई है। ये आपको अब इस डायग्राम को आप पूरे उसमें देखो, इस केस में पूरे कैपिलरी नेटवर्क से ब्लड जा रहा है, जबकि निचले वाली डायग्राम में सिर्फ थॉरोफेयर चैनल से ब्लड गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि इस कैपिलरी नेटवर्क में नहीं एंटर हो रहा। क्यों? उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये है कि ये जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं, ये हर कैपिलरी के स्टार्ट के ऊपर ये क्लोज हो जाते हैं। ये स्फिंक्टर्स जो है ना, क्लोज होके इस केस में क्लोज हो गए और कैपिलरी में ब्लड नहीं जाने दे रहे, बल्कि मेन थॉरोफेयर से चैनल आर्टरी से वेन्यूल में एंटर हो गया, ठीक है। अब इसी डायग्राम में ये देखो, ये अब इसने और अच्छे तरीके से इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये आर्ट्रियोल है, इधर वेन्यूल है। आर्ट्रियोल के इर्द गिर्द देखो, ये स्पेशल स्मूथ सेल्स हैं,
ये देखो ये स्मूथ सेल्स हैं, इनको बोलते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं। ठीक, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड इन वेसल्स में नहीं एंटर कर सकता, इन कैपिलरीज में नहीं एंटर कर सकता, बल्कि मेन थॉरोफेयर चैनल से होके कहाँ चला जाएगा, वेन्यूल में चला जाएगा। और ये कौन गार्ड करता है, कौन कंट्रोल करता है, ये स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं। और इन सेल्स को क्या बोलते हैं, इन सेल्स को कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद सिंपल जो है ना वो आर्टरीवेनस एनास्टोमोसिस थर्ड एग्जांपल है। ये क्या है, यूनियन ऑफ स्मॉलर आर्टरीज विद वेन्स, कनेक्शन चैनल में बी स्ट्रेट और कॉइल्ड। ये और उसके अलावा क्या है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ये स्मूथ सेल्स है ना, तो इस ये स्मूथ सेल्स है ना, इसलिए ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल आ जाते हैं। यही वजह है कि जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब ऑन होता है, जब आप किसी टेंस सिचुएशन में होते हो। फॉर एग्जांपल, टीचर आया है क्लास में और उसने अचानक आपसे कोई सवाल पूछ लिया, ठीक है जी, और आप एकदम घबरा गए हो, हाथ पांव पे पसीना आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो हीट बॉडी के अंदर एकदम हार्ट तेज पंप करना शुरू किया, ब्लड अंदर आर्टरीज के अंदर ज्यादा तेजी से पंप कर रहा है, तो ये स्फिंक्टर जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से वो होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड को एंटर इसमें सेंड कर देते हैं कैपिलरी नेटवर्क में, और कैपिलरी नेटवर्क में सेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ ब्लड जाता है और हीट को लूज करता है, तो वो जो स्वेटिंग जो होती है पाम के ऊपर, वो हीट लॉस होती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हाँ, ग्लोमस, मैंने अभी जो आपको डायग्राम दिखाई थी, ये नेल बेड्स में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अमूमन एक ट्यूमर अपीयर हो जाता है। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड ग्लोमस ट्यूमर, नेल बेड के ऊपर। यहाँ पे फिंगर बेड जो है वो अमूमन पर्पल या उस टाइप का एक जो है ना वो रेड एक वो नोड्यूल सा बन जाता है, जिसको ग्लोमस ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी बहुत क्लिनिकल ये है, ब्लड प्रेशर, इसमें जो होता है हेमरेज क्या होता है, वेस्कुलर कैटास्ट्रॉफ क्या होता है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक्यूट फ्लेबोथ्रोम्बोसिस क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो आर्टीरियल प्रेशर। अब ये जो आर्ट्रियोल्स होती हैं ना, स्मॉल आर्ट्रियोल्स, ये क्या होती हैं, ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं। वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस अभी आपने देखा, मैं आपको दोबारा एक डायग्राम में दिखाता हूँ। अब आप ये देखो, ब्लड पीछे बड़ी आर्टरी से इसमें आ रहा, आगे यहाँ पे आके ये स्फिंक्टर टाइट हो गया, और अब ब्लड सिर्फ इस आर्टरी में से गुजर, तो पीछे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ये जो है ना आपके पास आर्ट्रियोल, ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं, ब्लड ब्लड को, मतलब कि ये थोड़ा सा रेजिस्ट करती हैं, इतने आराम से अपने अंदर से पास नहीं कर, फ्लो नहीं करने देती। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में पेरिफेरल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। अच्छा जी, ये क्या, ब्लड नॉर्मल सेल्स, देखो यहाँ पे आके क्लॉट बन गया, दिस क्लॉट इज कॉल्ड थ्रोम्बस, दिस क्लॉट इज कॉल्ड थ्रोम्बस। ठीक है, acute phlebotrombosis क्या होता है, a vein of the lower limb are affected mainly due to lack of movement of legs, there is thrombus formation with mild inflammation, this thrombus may get dislodged and flow in the blood and may block any artery, this condition is called embolism। ठीक है, वो ये कह रहा है कि नॉर्मली ब्लड सेल्स पास करते हैं किसी भी वेसल्स में से, समटाइम्स क्या होता है वो आपस में प्लेटलेट्स जुड़ जाते हैं और एक क्लॉट बना देते हैं, उसको थ्रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, और ये लोअर लिम्फ में ज्यादा कॉमन है। और उसके अलावा ये देखो, ये एक एक करके ये सेल्स बिल्कुल सही प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे ये देखो ये थ्रोम्बस बन गया। और समटाइम्स क्या था, इस थ्रोम्बस का एक पीस जो है वो टूट के अलग हो जाता है, ये देखो ये जा रहा है, और अब इसको कहेंगे एम्बोलिज्म, और ये ऊपर जाके किसी छोटी वेसल को ब्लॉक कर देगा। तो थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म वही थ्रोम्बस क्लॉट से एक पीस अगर टूट के अलग हो जाए तो दैट इज एम्बोलिज्म। अच्छा जी, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, ये क्लिनिकल्स में अब आपको बता रहा हूँ कि ब्लड वेसल्स के साथ कौन कौन सी क्लिनिकल्स रिलेटेड होती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्थराइटिस एंड फ्लेबाइटिस, एथ्रोमा एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, ये क्या, ये देखो ये नॉर्मल वो आर्टरी है, यहाँ पे क्या हो गया, येलो कलर का ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया सारा इसके अंदर, और उसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिवन नॉर्मल था, इधर लिवन नैरो हो गया। ये ये देखो,
ल्यूमन नैरो हो गया। अब नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में कभी आपने गार्डन को पाइप, पानी के पाइप से शाम को वो दिया, जब आप पानी डाल रहे थे और फिर उसके बाद आप समटाइम्स पानी के जो वो वाटर पाइप का जो एंड होता है, जो मुंह होता है उसका, उसको आप पिंच कर देते हो, दबा देते हो, तो पानी प्रेशर के साथ आ रहा होता है। ठीक है, प्रेशर कैसे डेवलप होता है, क्योंकि आगे से आपने ल्यूमन को वो नैरो कर दिया, तो पीछे से तो पानी कॉन्टिन्यूसली आ रहा था, तो वो एज अ रिजल्ट वाटर पाइप के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वही प्रेशर, इस यही फिनोमिना जो है ना इसमें भी होता है, वेसल्स में भी होता है। तो ये नॉर्मल फ्लो था, पानी आराम आराम से आ रहा था, आगे से आपने पिंच कर दिया, तो ये कोलेस्ट्रोल ने इसको नैरो कर दिया, पीछे प्रेशर जो बढ़ गया। ठीक है, और अब ये क्या कंडीशन है उसके अंदर, ये दोबारा आप देखो, नॉर्मल नॉर्मल कट, ये पहले ये क्या, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में थोड़ा सा ब्लड वेसल, ये किस में है, कट सेक्शन में। यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है, इधर देखो ये आस्ता आस्ता अंडोथेलियम की वॉल के अंदर टीयर आया, उसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया। देखो कोलेस्ट्रॉल जमा शुरू होने के ये ल्यूमन नैरो हो गया, और फाइनली अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये थ्रोम्बस बन गया इसके अंदर। ठीक है, एन्यूरिज्म क्या होता है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या होता है? एन्यूरिज्म ये होता है कि सम टाइम कहता है एबनॉर्मल डायलिटेशन इन द वेसल, ये देखो ये वेसल है, और इसके आगे ये एबनॉर्मल सी डायलिटेशन होगी। एन्यूरिज्म की कई टाइप्स होती हैं, फ्यूजिफॉर्म, बेरी एन्यूरिज्म, आपने सिर्फ जो है ना एन्यूरिज्म के उसको अंडरस्टैंड करना है। ये देखो ये एबनॉर्मल डायलिटेशन होगी, एबनॉर्मल डायलिटेशन होगी वेसल के अंदर, और ये कहाँ पे होता है, सर्कल ऑफ विलस में, बेस ऑफ द स्कल पे। और ये इसकी वो क्या होती है कि ये अचानक कभी कभार रप्चर कर जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है क्रेनियम के अंदर, जिसको हेमरेज बोलते हैं। ये देखो ये एन्यूरिज्म है, ये पाउच सा जो है एन्यूरिज्म है, ये नॉर्मल वेसल है, इसके साथ ये एक पाउच सा एन्यूरिज्म है, और ये साथ में क्या है, स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड है, और ये अमूमन क्या होता है, रप्चर हो जाता है। तो एन्यूरिज्म की डेफिनेशन क्या है, एन्यूरिज्म इज अ डायलिटेशन, swelling or dilatation of blood vessel where part of wall of artery inflates like a balloon। ठीक है, ये देखो ये एन्यूरिज्म था, ये किसका था, ये एक एग्जांपल। अब दूसरे एग्जांपल, ये देखो ये नॉर्मल एओर्टा है, और ये अबनॉर्मली डायलेट हो गई है। ये देखो ये नॉर्मल एओर्टा है, इसको इट हैज टू बी लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए इसको, लेकिन यहाँ पे ये देखो ये क्या हो गया, अबनॉर्मली डायलेट हो गई है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ, दिस इज एग्जांपल ऑफ एब्डोमिनल, ये सेरेब्रल जो ब्रेन के अंदर जो एन्यूरिज्म होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो ऐसा होता है, और जो एओर्टा के अंदर होता है वो दिस टाइप। abnormal dilatation of a vessel is called aneurysm, और ये एन्यूरिज्म क्या करता है, ये समटाइम्स रप्चर हो जाता है। तो अच्छा जी, फिर दूसरा रेनॉल्ड्स फिनोमेना, अगर आप यहाँ पे देखो, एन्यूरिज्म भी हमने पढ़ लिया, अब रेनॉल्ड्स फिनोमेना। रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या है, इन दिस कंडीशन देयर इज अ स्पास्मोडिक अटैक ऑफ पैलर of the fingers due to constriction of small arteries and arterioles in response to cold। ये देखो अब, ये दो, इन दो फिंगर्स को देखो, ये नॉर्मल है, पिंक है, ये पीली सी पड़ गई हैं, ठीक, येलो हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इन फिंगर्स के अंदर जो स्मॉल आर्टरीज हैं, कैप आर्टरियोल्स, और वो आर्टरीज वो क्या हो गई हैं, वो स्पैज्म में चली गई हैं, कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, एज अ रिजल्ट इस एरिया में ब्लड ही नहीं जा रहा, तो ये क्या हो गया, पैलर हो गया। ठीक है, दोबारा देखो, in this condition, there is spasmodic attack of pallor of the finger due to constriction of small arteries and spasmodic, यानी कि स्पाज्म में चला गया वो आर्टरीज हैं, मेट आर्टरियोज और आर्टरियोज हैं, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पैलर हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना। रेनॉल्ड्स फिनोमेना, ये देखो रेनॉल्ड्स फिनोमेना। अब रेनॉल्ड्स फिनोमेना में ये देखो ये नॉर्मल सर्कुलेशन है, हार्ट का सारा यूनिफॉर्म एक ही जैसा कलर है, इसमें वेसल्स की स्मॉल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, और ओवर रेनॉल्ड्स फिनोमेना के थ्रू तीन किस्म के, ये ड्यू टू, ये देखो ये पीला हो गया यहाँ पे फिंगर टिप्स, और ये सारा कुछ ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो। और अगर उस ब्लड फ्लो में ऑक्सीजन भी नहीं है तो फिर ये ब्लू कलर का भी हो जाता है समटाइम, ब्लू कलर का, और ये वापस ब्लड वापस आ गया तो ये दोबारा रेड हो गया। तो फिंगर्स का कलर ड्यू टू कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड की वजह से समटाइम्स ये हो जाता है। और कुछ लोगों में, खवातीन में, हाँ, कपड़े धोते हुए और इस तरह होते हुए, ये एक डिजीज प्रोसेस है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना। वेरिकोज वेन्स के abnormal dilated, के when the veins wall is subjected to increased pressure over a long period of time there is atrophy of muscle elastic। ये आप डेफिनेशन इसकी देख लेना,
ये देखो, ये ब्लड वेसल्स जो है ना, वेन्स जो होती हैं वो सुपरफिशियल वेन एबनॉर्मल हो जाती हैं, टॉर्चस हो जाती हैं और वो स्किन के नीचे से नजर आना शुरू हो जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेरिकोज वेन्स बोलते हैं इस कंडीशन को, वेरिकोज वेन्स। अच्छा जी, अब ये 2-3 एमसीक्यूज हैं, ये देख लो। वेकअप, क्लास, लेक्चर इज ओवर। ठीक है जी, तकरीबन खत्म हो गया लेक्चर। अब ये 2-3 एमसीक्यूज। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर साइनोसाइडल कैपिलरीज इज, कहाँ पे होती है साइनोसाइडल कैपिलरीज? मैंने पिछले लेक्चर में कैपिलरीज की 3 टाइप्स बताई थी। मैंने कहा था कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज होती हैं, साइनोसाइडल होती हैं, और तीसरी जो है वो होती हैं अपना फेनेस्ट्रेटेड। तो उनकी आपको टाइप्स, उनकी क्लासिफिकेशन और वो सारा पता होना चाहिए। उस लेक्चर को दोबारा देखना। तो स्प्लीन में होती हैं, ठीक है, साइनोसाइडल कैपिलरीज। उसके बाद द वेसल्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द डायस्टोलिक प्रेशर आर, ठीक है, आर्टरी। वो डायस्टोलिक प्रेशर जो मैंने बताया था, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वो कौन प्रोड्यूस करता है? आर्टरियोल्स प्रोड्यूस करती हैं कंस्ट्रक्ट होके। एंड एनास्टोमोसिस इज फाउंड इन, इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे आपको। रेटिना में, ब्रेन में, ओवरीज में, एल्बो जॉइंट्स में, किडनीज में। तो यूजुअली ये कहाँ पे होती हैं? रेटिना में और किडनी में। लेकिन बेस्ट एग्जांपल जो है क्या, वो रेटिना है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर ओवर हो गया। कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मैं इसकी वीडियो जो है उसमें डाल दूंगा यूट्यूब पे। तो एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई क्वेश्चन आपका? No, sir. चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।